तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे इससे पहले दो वीडियोस आ चुके हैं जहां पे मैंने सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और उनको डिस्कस भी किया गया है। तो ये बेसिकली सेक्शन बी की लास्ट वीडियो रहने वाली है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या, सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये चीजें डिस्कस करने से पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? कोई डिफिकल्टी, कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसा फेस कर रहे हो तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ये बेसिकली कॉमन चीज है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। खाली आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, मेरा एम, मेरा रिजल्ट, मेरी एग्जाम। रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचो मत, सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचो कि मैं एग्जाम में कितनी अच्छी तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करके आ सकता हूँ। जितना आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेस होगा, उतना ज्यादा आपको टेंशन होगी कि क्या होगा क्या होगा। सिर्फ मुझे अपने कर्म पे ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है? तो जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, अपनी तैयारी पे ध्यान दो, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर इस वक्त पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सर इस वक्त बहुत ज्यादा लेजीनेस आ रहा है, आज आलस आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं होता है, एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा। जिस दिन रिजल्ट का दिन होगा, जिस वक्त रिजल्ट आएगा, आप अपने शिवरिंग हाथों से जब अपना सीट नंबर डाल रहे होंगे, आपके 90%, 80%, 95, 65, 75, 85 सारे मार्क्स अच्छे होते हैं, आपके आएंगे, आपके पेरेंट्स प्राउडली बोले होंगे भाई मेरे बेटे के इतने आए, मेरी बेटी के इतने आए। तो बस उस चीज को और अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आगे के पूरे 20 से 25 दिन अच्छे से निकालिए और एक बढ़िया सा अटेम्प्ट देकर आइए। आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि भाई ये मेरा अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया। एकदम परफेक्ट बेस्ट आपका एग्जाम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। सर ये क्या होता है? वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब है कि बेसिकली एक कंडक्टर है जो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। व्हाइट लेता है, ठीक है। ऐसा एक कंडक्टर है बेसिकली, स्ट्रेट एकदम, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? इसको बोला जाता है स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। इसमें मुझे क्या बनाना है? उसमें मुझे बताना है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेम एंड स्टेट द रूल which is used to determine the direction of magnetic field associated with the current carrying conductor। तो सबसे पैटर्न की बात करें, क्या स्ट्रेट कंडक्टर में स्ट्रेट कंडक्टर में एक काम करते हैं, इसको मिटा ही लेते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है आपका स्ट्रेट कंडक्टर। क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर। अब स्ट्रेट कंडक्टर में पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले क्या बताना है? पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताना है? पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रेट कंडक्टर में पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि बेसिकली इसके अंदर ऐसे आपको मिलेंगे, आपको इस टाइप का बेसिकली पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बोलो, बात समझ आ रही है? तो इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलता है किसमें? स्ट्रेट कंडक्टर में। दूसरा वो मेरे से पूछ रहा है मार्क द डायरेक्शन।
अगर मान लेते हैं मेरा करंट का डायरेक्शन, क्या मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? तो ये फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। क्या बोला जाता है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। और याद रखना इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है मैक्सवेल स्क्रू रूल। ठीक है, मैक्सवेल स्क्रू रूल, ये इसके दो नाम है। अभी एक्चुअली में होता कैसा है, ये होता है, इमेजिन करो ये स्ट्रेट कंडक्टर आपने अपने हाथों में रिप्रेस पकड़ के रखा है। क्या पकड़ के रखा है? अपने हाथों में। अब हाथों में ये थंब जो होता है, ये थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये फिंगर्स है, फिंगर्स रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल में थंब बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो फिंगर्स है, फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो फिंगर्स रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बात समझ आ रही है? तो अगर अब मुझे इसमें निकालना हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट मेरा अपवर्ड्स है, इमेजिन करो मैंने कंडक्टर हाथ में पकड़ा, करंट की डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड, तो थंब कहाँ होगा? अपवर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं फिंगर्स अपनी रोल करूंगा तो ये किस तरफ दिखा रहा है? डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है, मतलब एरो कुछ ऐसे बन रहे हैं, एरो कुछ ऐसे बन रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अब सर ये क्या कौन सी डायरेक्शन है? ध्यान से देखो, घड़ी में यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और ये 9 बजते हैं। तो 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12, तो घड़ी उल्टी घूम रही है। तो याद रखना जब भी डायरेक्शन घड़ी के अपोजिट होगी तो उसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? बेसिकली अपोजिट। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the force experienced by a current carrying straight conductor placed in uniform magnetic field is maximum। मैंने आपको बताया था अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, क्या अगर मुझे फोर्स जो है वो मैक्सिमम चाहिए तो मेरा थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और अगर मुझे फोर्स मिनिमम चाहिए, कितना चाहिए? मिनिमम चाहिए, तो मेरा थीटा होना चाहिए 0 डिग्री। बोलो बात समझ आई? अब सर ये थीटा क्या होता है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बात समझ आ रही है? तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का एंगल थीटा अगर 90 हुआ, क्या हुआ? 90, जैसे ये आई और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। वही अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट है और इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाए? बेसिकली मिनिमम हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको सेक्शन ए में भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो ऑलरेडी डन। ठीक है, खाली आपको पैटर्न बता देता हूं। पैटर्न फिर से क्या होगा? पैटर्न पैटर्न होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होगा बेसिकली? पैटर्न कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर
कम इन कांटेक्ट, तो जिसकी वजह से होता क्या है, शॉर्ट सर्किट होता है। कभी घर पे ट्राई मत करना, नहीं तो मम्मी पापा बहुत मारेंगे। कभी ऐसे वायरमैन जब आपके घर की वायरिंग कर रहा हो तो गलती से ऐसे दोनों तार जोड़ देना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, एक ब्लैक कलर का होगा और एक रेड कलर का होगा, पूरे घर में बड़ा का धुआं ही धुआं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपने अपने घर में क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। List three factors which can cause overloading of domestic electric circuit। अब मुझे बताना है factors which can cause overloading। अब ओवरलोडिंग किन कारणों की वजह से हो सकता है? ओवरलोडिंग किन कारणों की वजह से हो सकता है? सबसे पहला कि आपके घर की जो वायरिंग है, क्या है, आपके घर की जो वायरिंग है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। तो वायरिंग ऑफ हाउस होल्ड बहुत ज्यादा ओल्ड है, पुरानी है। ठीक है, क्या है, ओल्ड है, पुरानी है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो सकता है। क्यों ओवरलोडिंग हो सकता है? क्योंकि आपके वायर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो इस करंट को बेसिकली सफिशिएंटली फ्लो करा सके। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि भाई जो आपका पावर सप्लाई है, क्या है, पावर सप्लाई है, वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हाई पावर सप्लाई बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ गया। कभी कभार होता है ना कि जो हमारे घर में बेसिकली पावर सप्लाई कर रहे होते हैं तो अचानक से पावर सप्लाई थोड़े टाइम के लिए बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त हो सकता है बेसिकली ओवरलोडिंग हो। तीसरा, टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड एट अ टाइम। आपने एक ही वक्त पे बहुत ज्यादा अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए। कभी कभार गर्मियों में होता है ना, फ्रिज भी चालू है, एसी भी चालू है, टीवी भी चालू है, बहुत सारी चीजें एक साथ चालू कर दो, दो तीन एसी एक साथ चालू कर दो, तो बेसिकली एमसीबी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी है कि ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। characteristics of magnetic field lines। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। क्या बनाते हैं? सबसे पहला क्लोज बनाते हैं और कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं। आ रही बात समझ? दूसरा कि डेंसिटी ऑफ magnetic field lines is directly proportional to the strength of magnetic field। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है। तीसरा कि magnetic field lines never intersect each other। कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्यों? बिकॉज, तो इसका रीजन, बिकॉज इफ दे डू सो कंपास will show two direction at a time, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बोलो बात समझ आ रही है। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए, और ये बेसिकली 2 मार्कर क्वेश्चन है, इसीलिए 3 पॉइंट्स बता दिए। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स। तो देखो, जब भी लाइक पोल्स हो, क्या हो, लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, तो यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये दोनों सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, बेसिकली रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन जब भी अनलाइक पोल्स होंगे, क्या होंगे, जब भी अनलाइक पोल्स होंगे, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। क्या लगेगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, अगर इन दोनों को पास लाना चाहूंगा तो भी ये पास नहीं आएंगे, ये दूर जाएंगे। साउथ साउथ लाइक पोल से दूर जाएंगे, तो दूर का मतलब रिपल्सिव फोर्स। लेकिन ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर ये दोनों को पास में लाए तो ये दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। बोलो बात समझ आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, will the level of this magnification be different at different levels of ecosystem। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे यहाँ पे प्लांट्स है, क्या है, फूड चेन में सबसे पहले प्लांट्स आता है, जो कि बेसिकली क्या है, प्रोड्यूसर, ठीक है। ये प्लांट को किसी बेसिकली ग्रास ऑपर खा रहा है। क्या खा रहा है, ग्रास ऑपर। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लांट नहीं ग्रास ही कर देते, ग्रास ऑपर है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रास कर देते हैं, ठीक है। इसको खाया ग्रास ऑपर ने, ग्रास ऑपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया वल्चर ने, ठीक है। इतनी बड़ी फूड चेन हो गई। ये बेसिकली क्या है, कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वार्टररी कंज्यूमर, और ये बेसिकली एक आपके पास फूड चेन है, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोग प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसी तरीके से ग्रास भी कर रहा होगा। तो होता क्या है, हम लोग प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं। क्या डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, ठीक है। जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, हम लोग ये सारी चीजें प्लांट के ऊपर डालते हैं। ये सारी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये सब एंटर कर जाते हैं इनटू फूड चेन, एंटर इनटू फूड चेन, फूड चेन में सब एंटर कर गए। अब आप खुद सोचो, मैंने जब ये सारे केमिकल्स ग्रास के ऊपर डाले, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं एक ग्रास के ऊपर मेरा 2 kg ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंटर कर गया। अब ये जो ग्रास हॉपर है, ये ग्रास हॉपर थोड़ी बहुत ग्रास तो खाएगा नहीं, ये ज्यादा ग्रास खाएगा। तो मान लेते हैं इसने 10 ग्रास खाई, तो इसके पास कुछ पहुंच गया 20 kg नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कितना पहुंच गया, 20 kg। अब ये सेम चीज फ्रॉग भी करेगा। फ्रॉग एक दो तो ग्रास हॉपर खाएगा नहीं, थोड़े ज्यादा ग्रास हॉपर खाएगा। तो मान लेते हैं इसने 2 ग्रास हॉपर खाए, तो उसके हिसाब से इसके पास पहुंच गया 40 kg। कितना kg, 40 kg। सिमिलरली स्नेक है, उसने एक दो फ्रॉग खाए, तो इसके पास पहुंच गया ऑलमोस्ट 70 to 80 kg नॉन बायोडिग्रेडेबल का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बात समझ आ रही है। कहां से शुरुआत किया था, प्रोड्यूसर से, कौन से फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में। केमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये सब एंटर कर जा रहे हैं इनटू फूड चेन, ठीक है। फिर इनको ग्रास हॉपर ने खाया, फ्रॉग को ग्रास हॉपर ने खाया, स्नेक को फ्रॉग ने खाया, उसी तरह वल्चर भी खाएगा। तो वल्चर के पास पहुंच गया 160 to 200 kg ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बोलो बात समझ आ रही है। अब आप देख रहे हो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हर ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हर ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। बस इसी को हम लोग बोल देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन
बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन means increase in the concentration of non biodegradable substance at each ट्रॉपिक लेवल। बोलो बात समझ आ रही है? जो हर लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इंक्रीज हो रहा है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और हर तरीके के लेवल पे हर एक अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अफेक्शन होगा। जैसे जो छोटे ट्रॉपिक लेवल पे उनको थोड़ा कम अफेक्ट कर रहे हैं, जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे है उनको ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। तो याद रखना, लोअर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनिमल्स है वो लेस अफेक्टेड रहेंगे, वेयर एज जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे है वो मोर अफेक्टेड रहेंगे। मतलब बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये होता है बेसिकली पूरा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लॉथ बैग ओवर प्लास्टिक बैग? सभी को पता है क्लॉथ बैग क्या होता है, इट इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। वेयर एज प्लास्टिक बैग क्या होता है, प्लास्टिक बैग होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इसमें एडवांटेज क्या मिलेगा हम लोगों को, एडवांटेज ऑफ क्लॉथ बैग ओवर प्लास्टिक बैग्स। तो बेसिकली क्या एडवांटेज रहेगा, सबसे पहला एडवांटेज कि जो क्लॉथ बैग है, क्लॉथ बैग कैन easily be decomposed, thus causing no harm to environment। एनवायरमेंट को इससे कोई भी नुकसान नहीं है। बोलो बात समझ आ रही है? दूसरा, क्लॉथ बैग कैन easily be reused आफ्टर वॉशिंग, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा कि जो प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक बैग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, विच कॉजेज pollution in the environment। बोलो बात समझ आई? तो ये सारे एडवांटेजेस है जिसके वजह से हम लोगों को क्लॉथ बैग ज्यादा प्रेफर करना चाहिए एज कंपेयर टू प्लास्टिक बैग। बोलो बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द रेडिएशंस एब्सॉर्ब बाय ओजोन लेयर। तो कौन सी रेडिएशन होती है, तो रेडिएशन का नाम है यूवी रेस। कैसी रेस है, यूवी रेस, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, गिव एनी वन कॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसकी वजह से हो रहा है, बेसिकली डिप्लीशन, यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो बेसिकली ओजोन को डैमेज कर रहा है। जैसे एग्जांपल CFC। मतलब बात समझ आ रही है? नेम अ डिजीज दैट लाइकली टू बी कॉज्ड ड्यू टू डिप्लीशन।
अब अगर ओजोन ही नहीं रहेगा तो यूवीज को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो यूवीज विल एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है सच एज स्किन कैंसर। क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले इसी क्वेश्चन में गिव दी फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का मुझे फॉर्मूला बताओ एंड दी लोकेशन ऑफ ओजोन, कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन कहां पर है। तो ये सब आप मुझे कहां बताओगे? ये सब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why should biodegradable substances and non-biodegradable substances be discarded in two different dustbins? अब देखो, बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल को अगर मुझे डिस्कार्ड करना है तो ये इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन वही अगर मेरे को नॉन बायोडिग्रेडेबल में, किसमें? नॉन बायोडिग्रेडेबल को डिस्कार्ड करना है तो कैसे होगा? दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसकी वजह से दोनों का डिस्कार्ड करने का जो मेथड है वो अलग अलग है। बोथ हैव डिफरेंट मेथड ऑफ डिस्पोजेबल। तो इसकी वजह से ही हमें दोनों को अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। Although gardens are created by men, yes, gardens are artificial ecosystem। मतलब कि ये किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। बोलो बात समझ आ रही है? बट दे आर कंसिडर्ड टू बी एन इकोसिस्टम। इससे पहले इकोसिस्टम के बारे में समझो। व्हाट इज इकोसिस्टम? Ecosystem is a system where living organism interact with their environment अब एनवायरमेंट में दो चीज आती है, एक आती है बायोटिक कंपोनेंट और एक आता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ गए? अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर्स। आ रही बात समझ? लेकिन एबायोटिक में कौन आता है? सॉइल, फिर वाटर, फिर आपका एयर, फिर आपका सनलाइट, ऐसे बहुत सारे आते हैं। पीएच ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो ये सारे चीजों का भी रिक्वायरमेंट है गार्डन में। क्या कोई भी प्लांट विदाउट सॉइल उग जाएगा? क्या कोई भी प्लांट विदाउट वाटर उग जाएगा? क्या कोई भी प्लांट बिना एयर के उग जाएगा? क्या कोई भी प्लांट विदाउट सनलाइट ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो गार्डन में हम लोगों को बेसिकली ये सारे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। बायोटिक भी देखने को मिलता है और एबायोटिक भी देखने को मिलता है। That's why garden is considered as an ecosystem, although it is made by men. बोलो बात समझ आ रही है? Next question. Aquariums are known as man-made ecosystem. Yes, aquarium are artificial ecosystem, मतलब made by man. So it is true. Assertion is true.
एक्वेरियम्स आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ह्यूमंस। ठीक है, तो assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गिव साइंटिफिक रीजन एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। इससे लिए इसको समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझो। यहां पर एक प्लांट है जो कि बेसिकली क्या है, प्रोड्यूसर है। अब यहां ये सन से सनलाइट आएगी, क्या आएगी, सन से सनलाइट आएगी। तो ये सनलाइट की मदद से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या बनाएगा, अपने लिए फूड बनाएगा। अब इस प्लांट को कोई बेसिकली हर्बीवोर खाएगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल हर्बीवोर में मान लेते हैं डियर ने खाया। किसने खाया, डियर ने। अब ये डियर खुद का अपना खुद के भी कुछ प्रोसेस होंगे, जैसे रेस्पिरेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, ये सारी करेगा। तो इसमें इसकी भी एनर्जी इज यूज्ड। लेकिन जो थोड़ी बहुत एनर्जी होगी वो इसको जो खाएगा, बेसिकली लायन ने खाया तो लायन में ट्रांसफर हो गई। बात समझ आ रही है? तो एनर्जी फ्लो कहां से आ रहा है, सन से प्लांट, प्लांट से डियर, डियर से लायन, क्योंकि खाने का तरीका ही वही है। क्या लायन डियर लायन को खा सकता है? क्या प्लांट डियर को खा सकता है? नहीं हो सकता ना ऐसा। इसलिए यहाँ पे एनर्जी का जो फ्लो है, क्या है, एनर्जी का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसी की वजह से एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ भी तो इकोसिस्टम विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, will the impact of removing organism in a trophic level be different for different trophic level? देखो यहां पे प्लांट, यहां पर डियर और यहां पर लायन। अब बोल रहे हैं मैं ट्रॉपिक लेवल में से किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हटा दूं, फॉर एन एग्जांपल मैंने डियर को हटा दिया, क्या हटा दिया, डियर को हटा दिया, तो डियर के लिए लायन का क्या हो जाएगा, लायन की जो पॉपुलेशन है दैट विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि लायन का खाना तो डियर था ना, अब डियर है नहीं तो लायन खाएगा क्या, तो लायन की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब प्लांट किसका खाना था, डियर। अब डियर ही नहीं है तो प्लांट कौन खाएगा, तो प्लांट की पॉपुलेशन बेसिकली क्या होती रहेगी, प्लांट की पॉपुलेशन होती रहेगी इंक्रीज। बोलो बात समझ आ रही है? तो हर ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट इंपैक्ट होगा अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को हटा दूं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हटा रहा हूं तो उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल का इंपैक्ट अलग और उससे नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल का इंपैक्ट अलग। ठीक है, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज? अगर हम किसी को भी हटा रहे हैं, किसी भी ट्रॉपिक लेवल को में से ऑर्गेनिज्म को हटा रहे हैं, तो दैट विल डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम, और जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर पाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म which do not prepare their own food। ठीक है, they are dependent on others for food। ऐसे जानवर जो खुद खाना नहीं बना रहे हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि हम खुद ह्यूमंस, क्या हम लोग अपने शरीर में खुद खाना बना रहे हैं? नहीं, हम लोग रोज सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग बाहर से कंज्यूम करते हैं। बात समझ आई? सो देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे कि कुछ होते हैं हर्बीवोर्स। क्या होते हैं? हर्बीवोर्स। कुछ होते हैं कार्निवोर्स,
कुछ होते हैं ओमनिवोर्स और कुछ होते हैं पैरासाइट। ठीक है, हर्बीवोर्स मतलब ओनली फीड ऑन प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, बेसिकली वेजिटेरियन। कार्निवोर्स मींस विच फीड ऑन अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, बेसिकली नॉन वेजिटेरियन। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया टाइगर, लायन। इसका एग्जांपल क्या हो गया? डियर, जिराफ। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। ओमनिवोर्स मतलब विच फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि ये प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, बेसिकली नॉन वेज भी है और वेजिटेरियन भी है। आ रही बात समझ? तो ओमनिवोर जैसे कि एग्जांपल ह्यूमंस, ह्यूमंस भी दोनों खाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमंस, डॉग, कैट। ठीक है, व्हाट आर पैरासाइट्स? तो पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर्ड होस्ट बॉडी, इनको एक होस्ट बॉडी चाहिए टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली होते हैं कंज्यूमर्स के सारी डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई गार्डन इज कंसिडर्ड एज इकोसिस्टम? अभी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो ऑलरेडी डन। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फॉर प्रैक्टिस राइट इन कमेंट सेक्शन। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, तो राइट इन कमेंट सेक्शन। तो भाई सेक्शन भी आपका यहाँ पे हुआ कंप्लीट। ठीक है, सेक्शन भी यहाँ पे हुआ कंप्लीट। सेक्शन बी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बेसिकली सेक्शन सी की आएगी, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मैथ्स का भी ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पे मैथ्स की भी प्लेलिस्ट चल रही है, अब वहां पे जाके भी उस वीडियो में से जितना हो सके ले सकते हैं, जितना बेनिफिट चाहे ले सकते हैं, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर और ज्यादा इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।